हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नई उड़ान के साथ और एक नए मिशन के साथ। एजुकेशन जितना ही ज़रूरी है हमारे लिए, जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है सांस लेना। जिस तरह हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसी तरह हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन इसी के इक्वल है। अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपके अधिकार कुचल दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफ के बारे में कि हम किस तरीके से अवेयर रहें और हमारी ज़िंदगी किस तरीके से अवेयर रहे और हम अपने आपको कैसे बहुत सारे सिम्टम्स से बचा सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बाय ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में क्या पढ़ेंगे आज? आज अपन पढ़ेंगे वैक्सीन को। वैक्सीन की किस फॉर्म में दी जाती है हमारे अंदर, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है वैक्सीन। लेक्चर नंबर 6 है ये और किस किस के लिए है? भाई नीट वाले के लिए और 12th वालों के लिए भी है। 12th वाले भाई लोग CBSE में CSE जो भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए है। NCERT पे बेस्ड है ये। NCE आपको अगर भरोसा ना हो तो आप चेक कर सकते हो NCERT खोल के कि NCERT से पढ़ा रहा है या ऐसे ही उड़ा रहा है। बॉन्ड से नहीं जाना चाहिए भाई लोग। चलिए हम पढ़ते हैं अब वैक्सीन को। वैक्सीन में पढ़ेंगे। देखिए वैक्सीन दो फॉर्म में होगा, लैब फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में हम देते हैं। तो लैब का एग्जांपल ये हुआ कि इसमें कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ एंटीजन। लैब में क्या होगा? ये एंटीजन का फॉर्म होगा, इससे बोलते हैं। तो दो टाइप के हो जाएंगे वो। कितने टाइप के? दो टाइप के होंगे। पहला है कि अगर नेचुरल या एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक, यानी उसको लेस हार्मफुल कंडीशन में हम डालते हैं। तो नेचुरल का एग्जांपल स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। फिर देखते हैं एटीन्यूएटेड का एग्जांपल में OVP, ओरल पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो। इसको क्यों डाला जाता है? पोलियो से बचाने के लिए। फिर BCG, ट्यूबरकुलोसिस से, TB से जिसे बोलते हैं TB। चलिए आगे देखते हैं MMR। वो भी है बहुत हाईली कंटामिनेटेड डिजीज से बचाने के लिए इसको दिया जाता है। रोटा वायरस। MMR के बारे में आप लोगों को बता दें थोड़ा सा। यानी बहुत ही सीवियर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए उसको दिया जाता है। फिर देखते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस फॉर डायरिया। उसको डायरिया हो जाता है तो उस टाइप के वैक्सीन उसे दिया जाता है रोटा वायरस का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं किल फॉर्म में। पहले देख लिए लैब फॉर्म में होगा नेचुरल, एटेन्यूएटेड। नेचुरल का एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, याद करें आग मत करके, स्मॉल पॉक्स। एटेन्यूएटेड का OVP, BCG, MMR, रोटा वायरस। OVP, BCG, MMR, रोटा वायरस, ये क्या हो गया? एटेन्यूएटेड का एग्जांपल हो गया। फिर लैब फॉर्म में नेचुरल का एग्जांपल स्मॉल पॉक्स। फिर देखते हैं किल्ड। किल्ड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डाला जाएगा, यानी उसकी पैथोजेनिसिटी को पूरे तौर पर इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या होते हैं? IVP, TAB, वोपिंग कफ, रेबीज का इंजेक्शन, टीका जिसे बोलते हैं, या इन्फ्लुएंजा का टीका, निमोनिया का टीका, कोलेरा का टीका, ये सारी चीज किस फॉर्म में हमारे अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं? तो किल्ड फॉर्म में। किल्ड फॉर्म का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड। फिर कहने का IVP का मतलब होता है इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन गिवन बाय इंजेक्शन। ये इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज हम पढ़ लिए। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया का, सारे कुछ, कोलेरा का, रेबीज का, सारे वैक्सीन किल फॉर्म में दिए जाते हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं, अपन पढ़ेंगे टॉक्सोइड के बारे में। पढ़ा था पहले भी, यानी जिसकी टॉक्सिसिटी को किल कर दी जाती है तो लेस हार्मफुल है टॉक्सोइड। तो उसमें बोले गया कि वो सब यूनिट ऑफ वैक्सीन होते हैं टॉक्सोइड। एग्जाम्पल उसका है टेटनस के लिए दिया जाएगा, डिप्थेरिया के लिए, ब्यूटिलिज्म के लिए दिया जाता है, और
टॉक्सोइड को बोलते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। ये भी क्या होता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन का एग्जांपल है टॉक्सोइड। समझ रहे हो बच्चों? आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर एक बार और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन दो फॉर्म में, लैब होगा या किल्ड होगा। देखियो वैक्सीन दो फॉर्म में, लैब होगा या किल्ड होगा। लैब का लैब में भी दो टाइप, एक होगा नेचुरल स्मॉल पॉक्स, या उसको बोलते हैं नेचुरल का स्मॉल पॉक्स हो गया। फिर दूसरा देखते हैं कि एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मतलब होता है लेस हार्मफुल बना करके, उसका एग्जांपल देख लिए थे। क्या एग्जांपल है? ओवीपी, बीसीजी, एमएमआर, रोटा वायरस। फिर आगे देखते हैं किल्ड का। किल्ड फॉर्म में जो डालते हैं उसका एग्जांपल है आईपीवी, टीएबी, वोपिंग कफ, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कोलेरा। इस सारे चीज के लिए वो किल फॉर्म में इंजेक्शन डालते हैं। इन्फेक्टेड आईपीवी को बोलते हैं इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन गिवन बाय इंजेक्शन, जिसे फिर टॉक्सोइड के बारे में अपन पढ़ रहा था, जिसकी टॉक्सिसिटी को किल कर देते हैं। तो ये किसके किसके लिए इंजेक्ट किया जाता है? तो टेटनस के लिए टॉक्सोइड का टीका मिलेगा, डिप्थेरिया के लिए, बोटुलिज्म के लिए। टॉक्सोइड को सब यूनिट ऑफ वैक्सीन ही बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होते हैं टॉक्सोइड के अंदर। चलिए भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो? चलो तैयार हो तो आगे पढ़ लो। वैक्सीन, कुल मिलाकर के हम अपन वैक्सीन को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। वो क्या है बता दिया जाए? नहीं, टाइम आने पे बताया जाएगा, पहले रफ कर दिया जाए उसको। चलिए तो बच्चा लोग तैयार हो? तैयार रहो। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब यूनिट ऑफ वैक्सीन उसे बोलते हैं। ये भी एक टाइप का क्या होगा? वैक्सीन होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन पढ़ रहे हैं अपन। आगे बताएंगे हम किस तरीके से वो बनता है, उस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए एक पैथोजन है। चलो 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 भाई लोग तैयार हो? तैयार हो? जैसे पैथोजन का फॉर्म ये दे दिए, ये एंटीजन उसके अंदर होगा। इसको हम क्या करेंगे? उसके अंदर एक जीन होगा, इस जीन को हम निकाल लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन इज आइसोलेटेड। यानी उसके अंदर एक जीन था एंटीजन फॉर्म करने वाला। उस एंटीजन फॉर्म करने वाले जीन को अपन क्या करेंगे? उसको आइसोलेट कर लेंगे। जब आइसोलेट किए तो उसको अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे?
ट्रांसफर ऑफ जीन करेंगे टू, कहाँ पे करेंगे तो ई कोलाई में करेंगे। ई कोलाई और एंड यीस्ट। जब अपन ई कोलाई और यीस्ट में देखिए पैथोजन है, उसका खुद का एंटीजन होगा, तो उसके एंटीजन जीन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, यानी उस पैथोजन के अंदर जो एक जीन होगा एंटीजन फॉर्म करने वाला, उसको अपन निकाल लेंगे, निकाल के ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर टू, यहाँ पे ट्रांसफर टू ई कोलाई एंड यीस्ट में करेंगे। जब ई कोलाई यीस्ट में हम ट्रांसफर कर दिया अपन, तो ये क्या करेगा, ये कुछ काम करेगा। ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन इन देम। इस समय क्या करेगा, एंटीजन का फॉर्मेशन कर देगा। जब एंटीजन का फॉर्मेशन कर दिया तो अपन क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ एंटीजन करेंगे। आइसोलेशन ऑफ एंटीजन हो गया, यानी फॉर्मेशन कर लिए, यहाँ पे बना लिए, फिर आइसोलेट कर लिए, फिर आइसोलेट के बाद यूज्ड एज वैक्सीन। यूज्ड एज वैक्सीन आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये कहाँ पे तैयार हुआ है तो इन ईस्ट, और जब यहाँ पे ये बनता कैसे है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनता है। चलिए हेलो बच्चों, आ जाओ, चलो आ जाओ, पढ़ लो, बोलो रे, सुनो रे, आ जाओ, चलो अपन पढ़ रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, यानी किस तरीके से हम डीएनए वैक्सीन बनाते हैं डीएनए से। तो जैसे आरडीटी भी बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, तो या आरडीटी बोल देंगे, आरडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन भी क्या होगा, सब यूनिट ऑफ वैक्सीन, यानी ये भी एक टाइप का वैक्सीन का काम करेगा, एक टाइप का वैक्सीन ही होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पैथोजन, उसका एंटीजन होगा खुद का, उस पैथोजन से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं जीन को। किस जीन को निकालते हैं, जो एंटीजन फॉर्म करता है, तो एंटीजन बनाने वाले जीन को हम निकाल लेते हैं, निकाल करके हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जीन टू ई कोलाई में करेंगे, ईस्ट में करेंगे। जब ई कोलाई ईस्ट में हम अपन ट्रांसफर कर दिए तो ई कोलाई ईस्ट क्या कर देगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वर्क करता है, यानी काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन। इन सारी चीजों में एंटीजन का फॉर्म हो जाएगा। जब एंटीजन हो गया तो हम अपन क्या करेंगे, एंटीजन को निकाल लेंगे, फिर एंटीजन को निकाल लेंगे यूज्ड एज वैक्सीन, और उस एंटीजन को हम वैक्सीन की तरह यूज कर लेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इसी तरीके से बनता है। चलिए आगे देखते हैं, तैयार हो, चलो नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, जो भी करना है कर लो। जो तैयार हो पढ़ने के लिए, तैयार हो, आ जाओ, बहुत पढ़ेंगे आज, बहुत मजा आएगा, बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, घर जाके आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे भाई समझ में नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी बहुत मस्त बुक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता,
इसलिए बहुत ही अच्छी बुक है। देखते हैं, एक टॉपिक है, हम पढ़ते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। रिक्वायरीज यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेसिकली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, तो हम अपन इसको समझेंगे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वायरीज जो होती है, सबसे पहला नंबर पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर पे जो रिक्वायर्ड होगी, ब्लड ग्रुप। हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर पे ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे कि ब्लड ग्रुप उसका सही है उस पर्सन का या नहीं। ब्लड ग्रुप मैचिंग करने के बाद देखेंगे ब्लड ग्रुप अगर मैच करता है तो फिर आगे का काम करेंगे। ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे MHC को MSC या HL है। चलिए, बेसिकली MSC या HL मैचिंग को हम बोलते हैं, इसको MSC को बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपेलेटिव मेजर हिस्टो हाँ मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैचिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे टिश्यू। टिश्यू मैचिंग, टिश्यू मैचिंग। दूसरा नंबर पे ब्लड मैचिंग, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग इसको बोलते हैं MHC या HL। तीसरा नंबर पे देखते हैं, जब ये दूसरा भी कंफर्म हो गया तो तीसरा नंबर पे क्या मैचिंग करेंगे, मैचिंग नहीं करना तीसरा नंबर पे, जब ये दो चीज का मैचिंग हो जाए तो इम्यूनो सप्रेसिव इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी करेंगे। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी करेंगे। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी करेंगे। अरे किसका यूज करके करेंगे, साइक्लोस्पोरिन A का यूज करके। या स्टेरॉइड स्टेरॉइड में क्या, कोर्टिसोल। अरे ये साइक्लोस्पोरिन ए, देखो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी करेंगे, चाहे तो साइक्लोस्पोरिन ए के थ्रू करेंगे इसका यूज करके, या स्टेरॉइड में कोर्टिसोल होगा। फिर साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में कहा जाता है कि उसका फॉर्मेशन ट्राइकोडर्मा चलिए, 3 चीजें देख लिए। देखिए हेलो बच्चों, और टाइप ऑफ ग्राफ्ट भी पढ़ लेते हैं, वक्त है एक साथ समझ लेंगे। टाइप ऑफ ग्राफ्ट यानी ग्राफ्ट कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे बेसिकली। एक
ऑटोग्राफ्ट, इसमें सेम बॉडी के से होगा। आइसोग्राफ, GRAFT, ग्राफ्ट, ये क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जो होंगे ना उससे आइसोग्राफ होगा। फिर तीसरा देखते हैं होमो, होमो या एलोग्राफ्ट, ये क्या होगा? सेम स्पीशीज, एक्सेप्ट 1 and 2, ये दोनों छोड़ करके। देखिए होमो या एलो में एक चीज रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है? जिसे हम बोलते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। मैचिंग। फिर क्या होगा दूसरा नंबर पे? इम्यूनोसप्रेसिव, ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। हाँ हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो। देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अपन पढ़ रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसप्लांट करेंगे। कोई भी बॉडी आया किसी के पास ट्रांसप्लांटेशन के लिए डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? ब्लड ग्रुप मैचिंग करेगा, देखेगा कि ब्लड ग्रुप का सही है कि नहीं। जब ब्लड ग्रुप सही हो गया तो देखेगा MHC, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, तो ये मैचिंग करेगा। बेसिकली इसको बोलते हैं टिश्यू मैचिंग करेंगे उसका टिश्यू से। उसके बाद जब दोनों चीज मैच हो गया, ये भी सही, तो फिर क्या होगा? उससे देगा इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देगा। किसके फॉर्म में? साइक्लोस्पोरिन ए के फॉर्म में, या स्टेरॉइड में कोर्टिसोल के फॉर्म में दे देगा। उसका इम्यून सिस्टम को थोड़ा लो कर देगा ताकि रिजेक्शन का चांस कम हो जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम किसी का भी होता है, जब भी देखता है कि कोई भी अननोन बॉडी यानी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन चीज या फॉरेन बॉडी उसके बॉडी से मैच करने की कोशिश करता है, तो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, किसी और का ऑर्गन किसी और के ऑर्गन में डाल रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर। तो फिर अब देखते हैं, तो इसीलिए उसके इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर दिया जाता है ताकि रिजेक्शन के चांस कम हो, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर सारे काम पानी में बह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि और टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। अब ग्राफ्ट कितने टाइप के होंगे? ग्राफ्ट को पढ़ेंगे। ऑटोग्राफ्ट भी हो सकता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है सेम बॉडी,
तो उसमें किसी चीज़ की मैचिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी है, सेम बॉडी है, सेम बॉडी से एक जगह का सेल या एक जगह के ऑर्गन को कट करके दूसरी जगह लगा रहे हैं, या एक जगह के स्किन को, तो सिम क्या होगा, ऑटोग्राफ होगा। फिर दूसरा देखते हैं आइसोग्राफ। आइसोग्राफ में भी किसी चीज़ की मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी सेम ही बॉडी से है, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस इसका एग्जांपल है। ये जोड़वा बच्चा जो होते हैं, तो उसका जो सारे दोनों का जो सेल होता है, सारे कुछ जीन जो होता है, सारे कुछ सेम होते हैं। तो इसमें भी किसी तरीके की इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखते हैं क्या होमोग्राफ या एलोग्राफ। होमो मतलब सेम, सेम स्पीशीज, जैसे किसी ह्यूमन का किसी ह्यूमन के साथ, किसी ह्यूमन का बंदर का भी हो, कभी यूज हो सकता है। तो स्पीशीज सेम हो कभी, तो उसमें क्या होता है, एमएससी का मैचिंग करना जरूरी होता है और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देना जरूरी होता है। ये सारे चीज देख चुके हैं, समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। समझाना मेरा काम है। चलिए भाई लोग, तैयार हो? तैयार हो? पढ़ने के लिए तैयार हो? अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ के नहीं समझ पाओगे भाई लोग। यहाँ पहले समझ लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। फिर एनसीईआरटी पढ़ने का मजा जो आएगा, वो मजा मेरे साथ भी शेयर करना, बताना कितना मजा आया एनसीईआरटी पढ़ने में। लेकिन अगर एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी ना हो पाएगा, मजा भी ना आएगा। चलिए भाई लोग, अब देखते हैं। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट छूट गया। वो पॉइंट क्या है? ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है? बेसिकली देखिए, किसी के अंदर ग्राफ्ट किया, सबसे पहले देखिए क्या होगा, ब्लड ग्रुप, एमएससी या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर ग्राफ रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्राफ रिजेक्शन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राफ रिजेक्शन किस सेल के थ्रू होता है, तो बाय CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ रिजेक्शन किसके थ्रू होगा, तो CMI। कौन करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जिसका एग्जांपल है टी किलर सेल। आगे किल करने की कोशिश करेगा, फॉरेन पार्टिकल आ गया, भाई लोग तैयार हो, और गोला बारूद लेके उड़ाने के लिए टी किलर आ जाएगा किल करने के लिए। तो यही इम्यून रिजेक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CM, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। आ सकता है क्वेश्चन। चलो भाई लोग, एक भाई लोग तैयार हो? पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। आप पढ़ेंगे अपन एलर्जी। आज का मोस्ट बेहतरीन टॉपिक एलर्जी। एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एंट्री ऑफ एलर्जन इन बॉडी, जब एंट्री करेगा तो क्या होगा, जो IG है, एंटीबॉडी E है, बहुत ज्यादा उसका लेवल हाई हो जाएगा। जब उसका लेवल हाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? मास्ट सेल को। मास्ट सेल एंड बेसोफिल।
मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा बेसिकली। तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, तो हिस्टामिन को एंड सेरोटोनिन। जब रिलीज कर दिया हिस्टामिन को और सेरोटोनिन को, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज एलर्जी। देखिए हमारे बॉडी में एलर्जी किस तरीके से होती है उसको हम समझाना चाह रहे हैं एक शॉर्ट चार्ट से, क्योंकि हम इसी तरीके से पढ़ेंगे भाई लोग। आप जो चाहेंगे कि हम एनसीईआरटी को पूरे लिख दें उसका पूरे डिक्टो, तो फिर आप क्यों पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा काम है कि समझाना एलर्जी किस तरीके से होता है। ये सारे जो मैकेनिज्म है या उस तरीके से एनसीईआरटी को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें समझाया गया और ज़रूरी हक उसका सही बेहतरीन रास्ता ये है कि उसको पहले समझ लें, उसका जो मैकेनिज्म है उसका प्रोसेस है उसको समझ लें। एनसीईआरटी जो बहुत सारे होते हैं जैसे एलर्जी क्या होता है उसके बारे में जान, तो उसके बारे में तो बुक है ना, पढ़ लो एलर्जी किस चीज़ से होता है, बेसिकली एलर्जी कैसे होता है उसका प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई लोग आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने में मजा नहीं है। चलो भाई लोग देखते हैं एलर्जी। सबसे पहले एलर्जी कैसे होगा समय ये जानना है। एंट्री किसका हुआ, एलर्जेन का हुआ बॉडी में। एलर्जेन किसे बोलते हैं, तो डस्ट पोलन इस टाइप के बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। फिर जब एंट्री किया तो क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर आईजीई जो है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा इसलिए कि एंटीबॉडी है, ये क्या है, पुलिस फोर्स है हमारे बॉडी का एलर्जी के लिए, उसका काम है कि एलर्जी को रोकना। तो बहुत ज्यादा अपने एक्टिविटी को दूर कर देगा, जल्दी से ब्लड निकालेगा, चेक करने जाएगा कौन से पैथोजन आ गया कौन से बैक्टीरिया है, तो उसको क्या करेगा, आईजी का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब बढ़ गया देख रहा है कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, तो स्टिमुलेट करेगा किसको, एक स्पेशल पुलिस फोर्स को, उसका नाम है मास्ट सेल एंड बेसोफिल से। उनको इन्फॉर्म करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, भाई जाग जाओ क्या हुआ, अरे भाई पैथोजन आ गया बैक्टीरिया। तो फिर क्या होगा, हिस्टामिन और रिलीज, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। जब रिलीज किया तो फिर हमारे अंदर एलर्जी हो गई, यानी हम स्नीजिंग करने लगे या वोपिंग का घड़घड़ाहट हमारे अंदर होने लगी। तो ये चीज़ क्या होता है, एलर्जी को डिनोट करता है। जब स्नीजिंग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है चीज़, क्योंकि वो अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो एलर्जन पार्टिकल होते हैं, जो पोलन होता है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है इसके थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू। तो ये क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो यही एलर्जी को बता रहे हैं। देखिए अब देखते हैं एक चीज और कि एलर्जी का सिम्टम्स क्या है। हम सिम्टम्स को सिम्टम्स में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि एलर्जी हो गया, तो सिम्टम्स में स्नीजिंग होगा, वाटर आई, ऐसा लगेगा कि आंख से आंसू निकल रहा हो, नाक से निकलने लगेगा, नाक से घी निकलने लगेगा, फिर रनिंग नोज, और क्या होगा, देखिए सिम्टम्स क्या है एलर्जी का। जब भी किसी को एलर्जी हो जाए तो उसको ऐसे पता चलेगा कि इसको
स्नीजिंग होने लगेगा यानी छींक आने लगेगा। वाटर आई यानी ऐसा लगेगा कि उसके आंख से आंसू निकल रहा है, पानी निकल रहा है आंख में। फिर रनिंग नोज, घी निकलने नाक से, मतलब वो निकलने लगेगा कफ, वो नाक से, रनिंग नोज। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी थोड़ी दुश्वारी होने लगेगी, डिफिकल्टी होने लगेगी, तो इससे पता चलेगा कि स्नीजिंग उसको हो गया। तो अब देखते हैं हम एक चीज और, एक पॉइंट है कि हम एलर्जी को, हमें एलर्जी तो हो गया, तो हम उसको हमारे को क्या करना है, एलर्जी को इसके किल करने के लिए यूज ऑफ ड्रग्स का यूज करेंगे। अरे बोल दिया इसे ड्रग्स तो भाई लोग घबरा गए, कौन सा ड्रग्स हमें लेने को बोल रहे हैं मास्टर। ये मास्टर ड्रग्स नहीं, ये ट्रीटमेंट है। तो हम लेंगे क्या, एंटी हिस्टामिन रिलीज हुआ था, तो इसको किल करने के लिए एंटी हिस्टामिन लेंगे। एड्रेनालिन लेंगे, एंड स्टीरॉइड। किस चीज के लिए लेंगे, क्यों के लेंगे, तो क्विक रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा, हाँ, इससे क्या होगा, जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ड्रग्स लेंगे, या उसका, ड्रग्स का मतलब हुआ बेसिकली मेडिसिन लेंगे, एंटीहिस्टामिन या एड्रेनालिन या स्टेरॉइड लेंगे, तो क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स करेगा। और उसका ट्रीटमेंट देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, स्नीजिंग होगा, वाटर आई होगा, रनिंग नोज होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। फिर उसके यूज के लिए उसका जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स लेंगे। ड्रग्स मतलब एंटीहिस्टामिन का, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बेसिकली, एंटीहिस्टामिन का, एड्रेनालिन का, स्टेरॉइड। ये क्या करेगा, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करेगा और जल्दी से जल्दी आपकी एलर्जी को खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चों लोग तैयार हो, तैयार हैं, किस चीज के लिए तैयार हो, फाइट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, नीट के अगेंस्ट, बोर्ड के अगेंस्ट, 12th क्लास बोर्ड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो, तैयार हो, चलो आ जाओ, तैयार हो तो हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलो भाई लोग, एनर्जी का एग्जांपल दिया था, बेसिकली एलर्जी हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला दिया है, इसमें क्या क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया है, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। नंबर 2 पे है फीवर, है फीवर। नंबर 3 पे है एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक शॉक। देखो भाई लोग, एलर्जी का एग्जांपल दे दिए हैं कि सबसे पहले ब्रोंकियल अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा। दूसरा नंबर पे, पहला नंबर ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा नंबर है फीवर, तीसरा नंबर पे एनाफाइलेटिक शॉक। देखिए अब कुछ उसके बारे में अपन जानते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा कैसे होता है, किस टाइप से होता है।
ये क्या होते हैं लोग, अरे यार, लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड हुआ, क्या करेगा, अफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट किया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, लेकिन कितना करेगा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये लोअर इन कंपेरिजन टू है फीवर। देखिए देखिए, पहला देख रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा, ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, इफेक्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम। किस चीज को, देखिए किसी को अस्थमा हो जाता है तो किस बेसिकली समझ में आता है कि उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है अफेक्टेड है, अफेक्टेड है। और कितना इफेक्ट करेगा, तो कह रहे हैं कि है फीवर के मुकाबले में थोड़ा कम इफेक्ट करेगा और उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को। अब है फीवर के बारे में आता है, चलिए पहला पढ़ लिए, तो अपन दूसरा पढ़ते हैं। है फीवर के बारे में, ये भी लोकलाइज्ड होते हैं, ये भी क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। किसको, वो किसको इफेक्ट करेगा, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक को, रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, उसी को क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। वो तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा था, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक को। और उसमें जो एलर्जन होगा, वो एलर्जन कैसा होगा, एयरबोर्न। एलर्जन एयरबोर्न होगा। ये दो होते हैं कैसे, राइनाइटिस, राइनाइटिस होगा, कंजक्टिवाइटिस, ये है फीवर में दो, राइनाइटिस होगा या कंजक्टिवाइटिस होगा। देखिए है फीवर के बारे में बेसिकली जान रहे थे, ये भी लोकलाइज्ड होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उसमें कौन कौन से होंगे, है फीवर में, तो राइनाइटिस भी हो सकता है या कंजक्टिवाइटिस भी होगा। फिर आगे देखते हैं अपन, एनाफाइलैटिक शॉक, तीसरा को थोड़ा, एनाफाइलेटिक इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तीसरे को, तो इसलिए अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनकी भी खत्म हो गया भाई लोग। चलो, एनाफाइलेटिक शॉक, ये क्या होते हैं, बेसिकली जनरलाइज हो गई है,
जनरलाइज होगा, लोकलाइज नहीं होगा, जनरली तौर पर। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होगा कि एंट्री ऑफ एलर्जन, इसमें एंट्री एलर्जन होगा इन ब्लड। अरे यार, ब्लड में एंट्री के एलर्जन, चलिए हाँ, कौन सा एलर्जन, तो उस एलर्जन का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जब ब्लड में एंट्री किया तो क्या हो जाएगा, ब्लड में आईजीई होगा, एंटीबॉडी, जो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई लोग, कोई आ गया, विदेशी आतंकवादी आ चुका है, उस आतंकवादी को किल करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, तो मास्ट सेल, इसको पुलिस फोर्स भी कहा जाता है, मास्ट सेल को, एंड बेसोफिल, बेसोफिल सेल को, मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। भाई लोग तैयार हो, तैयार हैं। जब भी उसको एक्टिवेट कर दिया तो वो रिलीज करेगा क्या, हिस्टामिन, बहुत ज्यादा हिस्टामिन को रिलीज कर दिया, बहुत ज्यादा हिस्टामिन को रिलीज कर दिया। अब देखते हैं अपन क्या होगा। अपन कुछ भी एक दिन पहले कुछ पढ़ चुके थे, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। हिस्टामिन आ गया, यहाँ पे एक्ट किया, ये ब्लड सेल, ब्लड वाले टिश्यू पे, ब्लड वेसल जो होगा, ब्लड वेसल पे आया, ब्लड वेसल पे जब आया तो वे क्या, कौन सा काम करेगा, वेसो डायलेशन जिसे बोलते हैं, वेसो डायलेशन का काम करेगा। वेसो डायलेशन का मतलब हुआ कि बीपी को, ब्लड प्रेशर जो है उसको लो कर देगा। वेसो डायलेशन का काम किया और उसके बीपी को लो कर दिया। जब वेसो डायलेशन का काम किया, उसके ब्लड प्रेशर को जो क्या करेगा, लो कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसका ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। ये सारे सूजने वाले ब्लड वेसल। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड, तो जब लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो क्या होगा, बीवी जैसे ब्लड वेसल वॉल्यूम जो होगा डिक्रीज, जो ब्लड वेसल बीपी भी क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बीपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए वैसोडाइलेशन का काम किया। हेलो बच्चों, हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, पढ़ लेते हैं हम लोग। फिर से पढ़ते हैं एलर्जी, एलर्जी में तीसरा टाइप, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक कैसे होगा, जनरलाइज होगा। जनरलाइज में इसमें क्या होगा, सबसे पहले एंट्री ऑफ एलर्जन इन ब्लड, ब्लड में एंट्री किया यानी पेनिसिलिन। तो जब ब्लड में एंट्री किया तो ब्लड में क्या होगा, हमारे एंटीबॉडी होगा, आईजी। तो आईजी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब बढ़ा आईजी तो इन्फॉर्म किया किसको, तो स्टिमुलेट करेगा मास्ट सेल को, जो कि पुलिस आर्मी फोर्स है। बोलेगा भाई लोग, मास्ट सेल एंड बेसोफिल को बोलेगा आतंकवादी आ चुका है। आतंकवादी किस सेंस में, कि एलर्जन के सेंस में, तो आतंकवादी आ चुका है। तो क्या करेगा, ये मास्ट सेल सब
मास्ट सेल और बेसोफिल सेल हिस्टामिन को रिलीज करेगा। हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, जब बहुत ज्यादा रिलीज करेगा तो ब्लड वेसल्स पे रिलीज करेगा, जब ब्लड वेसल पे रिलीज करेगा तो वेसोडाइलेशन, यानी वेसोडाइलेशन ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, थोड़ा सा, थोड़ा क्या करेगा, उसको सुझा देगा। जब ब्लड वेसल छोटा हो तो बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मतलब क्या हो जाएगा, यानी और उसमें क्या हो जाएगा, डायलेट कर देगा, वैसे डायलेशन का काम करेगा ब्लड वेसल को, तो बीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका लो हो जाएगा। जब यहाँ से फिर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, फिर डिक्रीज तो बीपी भी डिक्रीज, यही बता रहे थे। आप देखते हैं, हम कुछ और पे पढ़ लेते हैं। एड्रीनलिन के बारे में एक आता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। यानी एड्रीनलिन को सीवियर केसेस में दिया जाता है, किसके लिए, टू स्टिमुलेट साइनाइट्रियल नोड को। एड्रीनलिन का एक यूज बता दी है, एड्रीनलिन, हाँ एड्रीनलिन, या देखिए एड्रीनलिन के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एड्रीनलिन को हम कब यूज करते हैं, तो ये बताए थे उस टाइम, एड्रीनलिन के बारे में बताया गया था, कैन बी गिवन इन सीवियर केस, बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा तो एड्रीनलिन का यूज करेंगे सीवियर केसेस टू स्टिमुलेट इसे साइनाइट्रियल नोड, ऐसे नोड को स्टिमुलेट करने के लिए। हेलो बच्चों तैयार हो, तो चलो पढ़ लिया तो आप तैयार क्या हो, अब घर जाने के लिए तैयार हो तो तैयार हो जाओ। चलो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और भाई को सपोर्ट करेंगे। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, पढ़ के सपोर्ट करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ के आना, नोट पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।